मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। पहला, विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और एक से अधिक पद मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे हो। द्वितीय, उस स्थिति में हो सकता है जबकि विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। 1966 से लेकर 1970 और इसके बाद 1977 से 2014 के काल में विशेष रूप से भारतीय संघ में कुछ राज्यों में ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है और राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। मंत्रियों की संख्या और उसके विभागों के संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। बैठकों के लिए एजेंडा या कार्य सूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। यदि मुख्यमंत्री पर्याप्त प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही संपन्न होती है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे। यदि मंत्रिपरिषद के दो या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में वह विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देने की स्थिति में होता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण व उसके सदस्यों में विभाग का बंटवारा कर चुकने के बाद भी वह जब चाहे मंत्रियों के विभागों तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को सामान्यतः किसी के द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर वह भार है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। सामान्यतः कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता। राज्यपाल के साथ वार्ता के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देता है, वह आधिकारिक है। विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व है। एक ओर यदि वह शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और वह बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्य को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। सरकार का प्रधान वक्ता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान वक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों में परस्पर विरोध वक्ताओं से भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उसे मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से ही दूर किया जा सकता है। राज्य में बहुमत दल का नेता। अतिरिक्त मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता भी होता है। उसे दलीय ढांचे पर नियंत्रण प्राप्त होता है और
ये स्थिति उसके प्रभाव तथा शक्ति में अधिक वृद्धि कर देती है। राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री राज्य की समस्त शासन व्यवस्था का सर्वोच्च और अंतिम निर्णायक होता है। चाहे शांति और व्यवस्था का प्रश्न हो, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, चाहे कोई विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप में वे किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, तो वह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ही है। मुख्यमंत्री पद के संबंध में व्यवहार के अंतर्गत एक बात देखने में आती है कि एक दलीय सरकार का मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन मिलीजुली सरकार का मुख्यमंत्री कम शक्तिशाली होता है। एक दलीय सरकार में वह मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे अपने राजनीतिक दल में कैसी स्थिति प्राप्त है। मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे केंद्रीय सरकार से किस सीमा तक समर्थन और सहयोग प्राप्त है। मंत्रिपरिषद, विधानमंडल या विधानसभा के बीच संबंध। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इस कारण मंत्रिपरिषद का उदय विधानमंडल से होता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्यों के लिए राज्य विधानसभा के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि मंत्री पद ग्रहण करते समय वह विधानसभा का सदस्य न हो तो 6 महीने के अंदर उससे सदस्य बनना आवश्यक होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका आशय यह है कि मंत्रिपरिषद उसी समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त होगा। विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद पर कई साधनों से नियंत्रण रखा जाता है, जैसे प्रश्न पूछकर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को अधिकार है कि वह अधिवेशन के दिनों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के संबंध में प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के आधार पर प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करे और प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जा सकता है। काम रोको प्रस्ताव विधानमंडल द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई गंभीर घटना घटित हो जाती है तो विधानमंडल के प्रत्येक सदस्यों को अधिकार है कि वह अपने सदस्यों से इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले से चली आ रहे सभी विषयों पर विचार स्थगित कर इसे गंभीर घटना पर विचार किया जाए। विधेयक या नीति की अस्वीकृति। विधानमंडल को अधिकार है कि वे मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह अस्वीकृति विधानमंडल की ओर से होती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। बजट पर कटौती। मंत्रिमंडल विधानमंडल की स्वीकृति के बाद आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकता। विधानमंडल द्वारा बजट में कटौती से मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। प्रशासनिक जांच। विधानमंडल मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति स्थापित कर सकता है और सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षण नियुक्त कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव। विधानमंडल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत किया जा सकता है। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से विधानमंडल विशेषकर विधानसभा मंत्रिमंडल के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। उसे पदच्युत भी कर सकती है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति इसके विपरीत है। व्यवहार में विधानमंडल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, वरन मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा पर कई साधनों के आधार पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के आधार पर मंत्री विधानसभा पर नियंत्रण रखता है। विधानसभा के बहुमत दल के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है
और यदि कहा जाए कि कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है तो अनुचित न होगा। वित्तीय क्षेत्र में वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है विधानसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि बजट पर कटौती का मतलब होता है सरकार का पतन, और बहुमत दलीय कभी नहीं चाहता। विधानसभा पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम महत्वपूर्ण साधन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। वास्तव में राज्य मंत्रिपरिषद और विधानमंडल का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या गठबंधन मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के राजनीतिक दल की राज्य विधानसभा विशेषतः विधानसभा में स्थिति कैसी है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद या राज्यपाल और मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। किंतु ये वैधानिक शब्दावली है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका सत्ता होती है और प्रशासन राज्यपाल के नाम से किया जाता है। किंतु अधिकांश मामलों में वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिए जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल से मंत्रियों की मंत्रिगणना के आधार पर ही कार्य करने की आशा की जाती है। यद्यपि संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है जो राज्यपाल को मंत्रियों की मंत्रिगणना मानने के लिए बाध्य करती हो, किंतु फिर भी संसदात्मक व्यवस्था की राजनीतिक आवश्यकताओं के रूप में उसे मंत्रियों की मंत्रिगणना माननी होती है। यदि राज्यपाल ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर दे जिसे कि विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, तो मंत्रिपरिषद विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे सकती है, और ऐसा होने पर राज्यपाल कठिन स्थिति में पड़ जाएगा। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और विचाराधीन विधेयकों की सूचना राज्यपाल को दे, और राज्यपाल इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी भी मांग सकता है। मुख्यमंत्री से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को परामर्श देने, प्रोत्साहन करने और चेतावनी देने का कार्य किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की सलाह और चेतावनी के बावजूद मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय कर लेने पर राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही कार्य करे। उदाहरण के लिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट राज्यपाल अपने ही विवेक के आधार पर तैयार कर भेजता है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए राज्य के शासन का संचालन करता है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत अपना पद धारण किया जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ ये लिया जा सकता है कि राज्यपाल मंत्रियों को पदच्युत कर सकेगा, लेकिन इस प्रकार का कार्य उत्तरदायी शासन की भावना और परंपरा के विरुद्ध होगा। इसलिए सैद्धांतिक रूप में राज्यपाल को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होने पर भी व्यवहार में कोई राज्यपाल इस प्रकार का कार्य करने का साहस नहीं कर सकता। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य यदि किसी विषय पर किसी कारणवश विरोध उत्पन्न हो जाए तो उसका क्या वैधानिक हल होगा, इस संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।